हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कोरोना वायरस की परिस्थितियों को देखते हुए हमें ये ऑनलाइन क्लासेज शुरू करनी पड़ी, तो सभी बच्चों के लिए हम उम्मीद करेंगे कि प्रत्येक बच्चा हमारी वीडियो को ध्यान से देखेगा और जो नोट्स घर पर भेजे जाएंगे उनको साथ के साथ याद करते चलेंगे। तो बेटे जितना हो सकता है उतना कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ कोशिश आप लोग घर पे कीजिए जिससे हमें आगे कोई भी समस्या ना आए। और जब भी क्लास शुरू होंगी उसके बाद दोबारा से फिर रिवाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसको तुम घर पर रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि उसके लिए मैटर आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि भाई प्रत्येक चैप्टर को हम टॉपिक वाइज पार्ट वाइज पढ़ाते रहेंगे और जो नोट्स है उसके लिए आप लोगों को घर पर कॉपी भेजी जाए। अगर घर पर कॉपी नहीं भी पहुंचती है तो यहाँ पर साफ शब्दों में पूरी हैंडराइटिंग साफ साफ लिखी हुई है, साथ साथ आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए बेटे, जैसा कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री थी उसमें और यहाँ जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसमें काफ़ी अंतर आएगा। ये ध्यान रखना। क्या अंतर है कि जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 11th में पढ़ी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा सिंपल है ये केमिस्ट्री 11th की क्लास से भी बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों को जो समझाया जा रहा है उसको साथ साथ पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हों, बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी पड़ती है बजाय 11th के भी। तो आज हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला लेसन, जो कि पहला लेसन है मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय। मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा खनिजों के बारे में पढ़ेंगे और फिर चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है, चट्टानें किस तरीके से टूटती हैं बेटे, और मृदा का निर्माण फिर कैसे होता है। इन सब बातों की जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए बेटे, सबसे पहले मृदा की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। किससे हुई है बेटे? सोलम से, है ना। इस सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। हमारी सतह जो फर्श होती है उस फर्श से तात्पर्य है, फर्श मतलब सोलम का तात्पर्य उस फर्श से है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है, जो पौधों को यांत्रिक आधार और जीविका प्रदान करती है। यानी कि मृदा जो है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जो पौधों को यांत्रिक आधार और जीविका प्रदान करती है, यानी कि उनको स्थायी रहने के लिए आधार प्रदान करती है और उनके जीवन को भी आगे बढ़ाती है। यह एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड से मतलब है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई तो है ही, साथ ही इसमें गहराई है। यहाँ ऊंचाई नहीं है, यहाँ मृदा में गहराई होती है, तो गहराई भी होती है। तो मृदा की परिभाषा हो जाएगी बेटे सीधे सीधे कि मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। अर्थात क्या परिभाषा दे सकते हैं कि मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है, जो पौधों को यांत्रिक आधार और जीविका प्रदान करती है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। ये हमने अर्थ के आधार पर परिभाषा निकाली बेटे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। जैसे पहला था बेकमैन एवं ब्रैडी। तो जो बेकमैन एवं ब्रैडी वैज्ञानिक था उसने मृदा की क्या परिभाषा दी, वो क्या कहता है मृदा के बारे में। तो देखिए, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी है। विच्छेदित टूट फूट, विच्छेदित मतलब अलग अलग हो जाते हैं, अपक्षयित सड़ गल जाते हैं। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी है।
जो कि पौधों को यांत्रिक आधार और जीविका प्रदान करती है। तो बेकमैन एवं ब्रैडी ने यह परिभाषा दी, इसको मृदा को एक प्राकृतिक पिंड बताया। इसके बाद जो हमारा दूसरा आता है जोफे एवं मार्बट, ये मार्बर नहीं बेटे, मार्बट है। तो जोफे एवं मार्बट के अनुसार मृदा क्या है, देखो जोफे और मार्बट क्या कहता है मृदा के बारे में। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये भी वही प्राकृतिक पिंड बता रहा है जो कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ हैं पृथ्वी पर, उनमें प्राकृतिक बल जो अट्रैक्शन लगते हैं प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। ये भिन्न भिन्न गहराइयों में खनिज कार्बनिक पदार्थों के संस्तर, मतलब उसके स्तर नीचे तक गहराई तक अलग अलग स्तर हैं, उन स्तरों के अनुसार विभेदित की जाती है। यानी कि गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसको विभेदित किया है। यह संस्तर भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। तो देखिए बेटे क्या परिभाषा दी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। यह प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तर के अनुसार विभेदित की जाती है। यह संस्तर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। इसके बाद मृदा का अध्ययन। मृदा विज्ञान का अध्ययन दो शाखाओं में किया जाता है। मतलब मृदा का अध्ययन किया जाता है मृदा विज्ञान में, और मृदा विज्ञान का अध्ययन दो शाखाओं में किया जाता है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक पेडोलॉजी और दूसरी एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और दूसरी एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी को कहते हैं मृदा शास्त्र, पेडोलॉजी और मृदा शास्त्र। तो पेडोलॉजी क्या होती है बेटे? इस शाखा के अंतर्गत मृदा का अध्ययन कर रहे हैं। मृदा का अध्ययन दो शाखाओं में किया जाता है। मृदा विज्ञान जो है ये दो शाखाओं में मृदा के बारे में बताती है। पहला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या है? इस शाखा के अंतर्गत मृदा को प्राकृतिक पिंड माना गया है, जिसमें मृदा की उत्पत्ति, निर्माण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया गया है। पेडोलॉजी के अंदर मृदा को प्राकृतिक पिंड माना गया है और मृदा के निर्माण, उत्पत्ति और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया गया है। किसमें बेटे? पेडोलॉजी में। इसके बाद मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र में क्या है बेटे? इस शाखा के अंतर्गत मृदा को प्राकृतिक आवास माना जाता है। इस शाखा के अंतर्गत मृदा को क्या माना जाता है? प्राकृतिक आवास, जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो मृदा का अध्ययन इसमें किससे किया जाता है? मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण के अध्ययन से, इस अध्ययन से के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इस शाखा को प्राकृतिक आवास माना गया है, जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसके बाद बेटे हम आगे बढ़ते हैं मृदा के अवयव। अब मृदा के अवयव कौन कौन से हैं? हमने मृदा के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये पता नहीं है कि मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो मृदा में 4 टाइप के अवयव पाए जाते हैं बेटे। कौन कौन से? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु, है ना। इनको एक आरेख के जरिए हमने दिखाया, ये आरेख बना दिया है ना। तो मृदा में जो खनिज पदार्थ है ना, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बेटे, 45%। इसके बाद जो कार्बनिक पदार्थ है ये सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, 5%। और मृदा वायु और मृदा जल जो है वो 25% पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, इस आरेख को ढंग से याद कर लेना कि मृदा के अवयवों को एक आरेख द्वारा समझाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले ये आरेख बनाना है बेटे, और उसके बाद इसमें परसेंटेज दिखानी है कि खनिज पदार्थ कितने, कार्बनिक पदार्थ कितने हैं, मृदा वायु और मृदा जल। तो देखिए फिर इनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है हमको। तो पहले सबसे पहला अवयव कौन है? खनिज पदार्थ। मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन किसके आधार पर होता है? पैतृक पदार्थों के आधार पर होता है। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं। यानी खनिज पदार्थ कहाँ से बनते हैं? चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं।
मृदा में खनिज पदार्थों की मात्रा कितनी है बेटे? 45% यानी 45% है ना। मृदा के खनिज पदार्थों में मुख्यतः सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती हैं। मतलब ये बताएगा खनिज पदार्थ किससे बनते हैं? चट्टानों के अपक्षय से। ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना कि चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थ का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थ के अनुसार होता है, अर्थात ये कहाँ से बनता है। और मृदा में पदार्थों की मात्रा जो है खनिज पदार्थों को 45% होती है, और इसमें खनिज पदार्थों में कौन कौन से हो सकते हैं? सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक है बेटे, तो चट्टानों के अपक्षय से ये बनते हैं खनिज पदार्थ। इसके बाद सेकंड आता है बेटे कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 5%। ये मृदा में पौधों के और पशुओं के अवशेषों के सड़ने और गलने से बनते हैं। मतलब पौधे और पशुओं के जो अवशेष है वो सड़ गल जाते हैं तो ये प्राप्त होते हैं। ये ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है किस रूप में पाए जाते हैं? ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। ये मृदा में पोषक तत्व, जल धारण क्षमता में वृद्धि एवं मृदा संरचना में सुधार करते हैं। यानी कि मृदा को पोषक तत्व देते हैं, जल धारण मतलब जल को अपने अंदर रखने की क्षमता देते हैं, और मृदा संरचना में सुधार करते हैं कार्बनिक पदार्थ। इसके बाद बेटे मृदा जल। मृदा में जल की जो मात्रा वो 25% यानी कि 25% होती है। मृदा जल लवण एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करता है। यानी कि मृदा जो है वो जल को, लवण को और पोषक तत्वों को एक साथ घोल लेता है जल में। जल के साथ घुल जाते हैं तो इनका विलयन बन जाता है, और ये जो विलयन है ये मृदा के जरिए ही पौधों को प्राप्त होता है। मृदा जल जो है ये रंध्र अवकाशों की मात्रा, मृदा संरचना, कोलाइड्स आदि पर निर्भर करता है। यानी कि जो मृदा जल है, विलयन जो बना है मृदा जल से, वो जो उनकी रंध्र अवकाश हैं, मृदा में छोटे छोटे रंध्र हैं, रंध्र की मात्रा, उनकी रंध्र अवकाश कितनी, उनकी मात्रा, मृदा की संरचना और कोलाइड्स उन पर निर्भर करेंगे बेटे। इसके बाद में अगला आता है मृदा वायु। मृदा में वायु की मात्रा भी 25% होती है। ये भी रंध्र अवकाशों में उपस्थित रहती है। वायु जो है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं मृदा में, उनमें रहती है। मृदा में CO2 की मात्रा 0.3% होती है, और गहराई बढ़ने के साथ साथ मृदा में CO2 की मात्रा बढ़ती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है और O2 की मात्रा घटती जाती है। ध्यान रहे, मृदा में CO2 की मात्रा 0.3% होती है, जबकि वायुमंडल में 0.03% होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, वायुमंडल में 0.03% होती है, जबकि मृदा में 0.3% होती है, और गहराई बढ़ने पर CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके बाद बेटे कल हम पढ़ेंगे मृदा की विशेषताएं। आगे यहाँ से कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।